हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ये आपका फिजिक्स का जो है चौथा लेसन है। इस पर ऑलरेडी हमने जो है छोटे छोटे लेक्चर्स की वीडियो बना रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर जा करके पूरे फिजिक्स का जो है हर एक लेसन वाइज जो है अलग अलग प्ले लिस्ट आपको देखने को मिलेगा चैनल पर हमारे। आप जा करके अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम इस चैप्टर 4 जो हमारा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इस पूरे लेसन को जो है एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को देखने वाले हैं और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनने वाले हैं सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने इस लेसन से कुछ नहीं तैयार किया है तो बिल्कुल मत घबराइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस लेसन से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी क्वेश्चनों को हम इस जो है 1 शॉट के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी आपका ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा और फिर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएंगे। और रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल का जिक्र इसमें नहीं करेंगे। इसके लिए हम जो है इस डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का लिंक दे देंगे, जिस पर ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो जो है बना रखा है। आप उसको देख करके आप अपने एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की फिजिक्स की क्लास और देखते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो है बायो-सेवर्ट का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मान के चलिए ये हर साल लगभग जो है पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में जरूर ही रखा जाता है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम जो कहता है, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार ये बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहते हैं कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, मान लीजिए हमारा कोई चालक है और चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के निकट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी हमारा धारावाही चालक के निकट जो है एक चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। तो अब इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी धारावाही चालक में आई धारा प्रवाहित की जा रही हो, मान लीजिए ये हमारा कोई धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक में जो है आई धारा जो है इसमें प्रवाहित की जा रही हो। अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। यानी हमारा धारावाही चालक है और इस चालक में जो है आई धारा प्रवाहित की जा रही हो, तो चालक के अल्पखंड की लंबाई डेल्टा एल हो। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो है लंबाई, एक छोटा सा भाग इसका ले लेते हैं चालक का, जिसको हम डेल्टा एल जो है मान लेते हैं। और इससे r मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र को हमने डेल्टा बी माना है। आप डेल्टा बी भी लिख सकते हैं, डीबी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने डेल्टा बी माना है और डेल्टा एल जो है अल्पखंड की लंबाई लिया है। ठीक, तो कुल मिला के ये हमारा एक चालक है और चालक के अल्पखंड की लंबाई हमने डेल्टा एल ले लिया है और चालक से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब ये कौन कौन सी बातें हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो कहते हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा डेल्टा बी है, चालक में प्रवाहित धारा हमारी आई है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो हमारा डेल्टा बी होगा ये अनुक्रमानुपाती होगा। सबसे पहली बात यही कहा गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होगा वो जो है चालक में प्रवाहित धारा, जो धारा हमारी यहाँ प्रवाहित की जा रही है, इस धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात ये कहा जाता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्प रेखाखंड डेल्टा एल के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कुल मिलाके ये जो लंबाई है इसके जो है अनुक्रमानुपाती होता है। यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, यानी जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके अल्पखंड डेल्टा एल जो लंबाई होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये दूसरा कहा गया। चलो तीसरा देख लेते हैं। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पखंड को मिलाने वाली रेखा के ज्या को जो है साइन थीटा लिखा जाता है के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है ये समानुपाती होगा साइन थीटा के। समझ में आई बात कि नहीं? यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है
और यहाँ जो मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर जो थीटा कोण बन रहा है, थीटा के जो है साइन जा यानी जा के जो है यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, इसको याद रखिएगा। और अगला जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा रेखाखंड से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब डेल्टा बी 1/r² जो है हो जाएगा। देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ बटे में रहेगा, तो यहाँ पर डेल्टा बी समानुपाती 1/r² हो जाएगा। इसको आप अलग अलग चाहो तो इक्वेशन मान सकते हो। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा और ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? इसमें आपको 4 बातें ध्यान रखना है। क्या 4 बातें ध्यान रखना है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस अल्पखंड में जो प्रवाहित धारा है उस धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात ये बताना है जो अल्पखंड लंबाई है, लंबाई के जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा जो कोण बनता है ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये हमारा डेल्टा बी साइन थीटा हो जाएगा। और चौथी बात जो कहता है कि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है और जो हमारा अल्पखंड है यहाँ तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी समानुपाती 1/r² होता है। अब हम इन चारों को आपस में मिला लेते हैं। आप लिख सकते हैं चारों समीकरण को आपस में मिलाने पर, आपस में इसको मिला लेंगे तो देखो आप देख रहे हैं सब में डेल्टा बी है, पहले दिया गया है तो डेल्टा बी हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा। और फिर आपका आई डेल्टा एल और क्या दिया है साइन थीटा और फिर बटे का जो है r² हो जाएगा। अब ये जो डेल्टा बी है समानुपाती हटाओगे बराबर लाओगे, कोई कांस्टेंट रखेंगे, आई डेल्टा एल साइन थीटा हो जाएगा और बटे में r², जहाँ के जो है नियतांक है और इसका मान हम जो है रखेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल्टा बी बराबर, इसका मान है μ0/4 ये हो जाएगा। और बाकी जो है आई डेल्टा एल साइन थीटा हो जाएगा और बटे में r² जो है आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान जो है प्राप्त हो जाता है। इसका अगर आप मान जानना चाहें तो जो ये आपका μ0/4 है इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो है, इसका मान जो μ0/4 का मान जो होता है ये है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो है इसका मान होता है। तो समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, इन्होंने कहा कि मान लीजिए यदि कोई हमारा चालक हो और चालक यदि कोई चालक में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के निकट जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। इसको जानने के लिए उन्होंने कहा कि माना हमारा कोई चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही है। अब इस आई धारा में यदि इसकी लंबाई हम डेल्टा एल अल्पखंड ले लेते हैं और इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो जो है निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात ये बताएंगे जो चालक में धारा प्रवाहित हो रही है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात बताएंगे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो उसके अल्पखंड के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी बात ये बताएंगे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो अल्पखंड लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र है उस पर जो ज्या कोण बन रहा है, ज्या का मतलब साइन थीटा, तो उसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथी बात इसमें बताया गया कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और अल्पखंड की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सबको आपस में जोड़ देंगे, डेल्टा बी बराबर μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r² निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा जाता है। हमारा जो क्वेश्चन है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी मान लीजिए हमारा कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है। तो चलिए इसको हम जानने के लिए एक कुंडली बना लेते हैं। हमारा एक चालक तार है, इस चालक तार को मोड़ करके एक वृत्ताकार कुंडली बनाया जाता है और इस वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो r है। समझ में आएगा, यानी हमने लिखा है कि माना है तार को मोड़कर r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है।
अब इस पर हम एक अल्पखंड ले लेते हैं, मान लीजिए डेल्टा एल हमने ले लिया, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी उत्पन्न होगा इसी को हमें जो है निकालना है। पहले इस पर जो है हम डेल्टा बी जो है ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए थीटा कोण हो जाएगा और ये डेल्टा एल हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आपको एक फार्मूला पता है कि अल्पखंड लंबाई द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जैसे अभी अभी हमने कहा इससे पहले कि बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि एक चालक तार है जिससे अल्पखंड की लंबाई में यानी आर मीटर की दूरी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है। तो सेम वही फार्मूला यहाँ भी लागू हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। सेम वही फार्मूला इस पर भी आपको लिख देना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, ये थीटा बराबर 90 डिग्री का होगा। यहाँ जो कोण बनेगा ये लगभग यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब 90 डिग्री का कोण होगा तो यहाँ हमारा आ जाएगा डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई और ये आई डेल्टा एल साइन 90 हो जाएगा और बटा आर स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। आप जानते हैं साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है, आपको पता है साइन 90 बराबर 1 होता है। तो ये आपका डेल्टा बी बराबर आ जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। ये हमें जो है डेल्टा बी की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो डेल्टा लिखा गया है, डेल्टा एल डेल्टा बी, डेल्टा शब्द वहां प्रयोग किया जाता है जब अल्पखंड की बात की जाए। अब हम पूरे में बात करेंगे, तो जब पूरे में बात करेंगे तो डेल्टा हटाएंगे तो इसका हम इंटीग्रेशन करा देंगे। तो इसको आप लिखेंगे कि संपूर्ण तार द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी अब हम केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है संपूर्ण तार द्वारा देखेंगे। तो ये हमारा B बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये हमारा म्यू 0/4 पाई रहेगा ही रहेगा आई डेल्टा एल और नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो डेल्टा बी बराबर ये म्यू 0/4 पाई, ये B बराबर म्यू 0/4 पाई जो होगा आई अपान आर स्क्वायर, इसको किनारे कर लेंगे और इंटीग्रेशन हम डेल्टा एल का कराएंगे। आप जानते हैं डेल्टा एल ये इंटीग्रेशन जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है भाई डेल्टा एल जो है अल्पखंड है, तो पूरे अगर वृत्त की बात किया जाए तो इसका मान जो आएगा 2 पाई आर आ जाएगा। भाई वृत्त की परिधि जो हमारा होगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा एल के स्थान पर हम इसको बी बराबर लिखेंगे म्यू 0/4 पाई और ये हमारा आई रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा और इसका मान 2 पाई आर आ जाएगा। अब ये जो 2 पाई आर आएगा ये आर कट जाएगा और 2 दूना 4 यानी 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हमें जो प्राप्त हो जाएगा बी बराबर जो मिलेगा यहाँ पर भाई म्यू 0 तो रहेगा ही रहेगा ऊपर, म्यू 0 के बगल आपको आई दिख रहा है, म्यू 0 आई हो जाएगा और नीचे 2 आर हो जाएगा। तो कुल मिला के केंद्र पर, पूरे वृत्त के केंद्र पर अगर देखा जाए तो हमें चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा B बराबर म्यू 0 आई अपान 2 आर जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। भाई अगर ये हम कुंडली एक तार को, चालक तार को मोड़ करके कुंडली बनाते हैं तो केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या R हो जाएगी और साथ में ये हमारा अल्पखंड पहले ले लेंगे और यहाँ पर अल्प चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। तो इसका फार्मूला डेल्टा बी बराबर जो हमने अभी बायो-सेवर्ट का नियम निकाला है वही नियम लागू हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो थीटा का कोण बनेगा वो लगभग 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री साइन 90 का मान 1 होता है तो हमारा ये जो है अल्पखंड का जो है चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो चूंकि हमें पूरे वृत्त पे देखना है यानी केंद्र पर निकालना है तो केंद्र पर निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, डेल्टा बी को बी में कन्वर्ट करेंगे। तो b बराबर हमारा जो इंटीग्रेशन होगा तो चूंकि और सब नियतांक है यानी बराबर ही होगा तो ये किनारे हो जाएगा और डेल्टा एल जो हमारा अल्पखंड लंबाई है इसे पूरे वृत्त की परिधि हो जाएगी तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर रखेंगे, जो कटने वाला है काट देंगे तो हमें चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो है म्यू 0 आई अपान 2 आर जो है प्राप्त हो जाता। समझ में आ गया? चलिए अब हम जो है अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा गया है, आपको संबंध स्थापित करना है या मान निकालना है। संबंध क्या स्थापित करना है कि निर्वात की चुंबकीयशीलता
और तथा जो है वैद्युतशीलता में संबंध आपको बताना है। यानी आपको जो है क्या निकालना है, आपको म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो का मान जो है आपको ज्ञात करना है, यही आपको निकालना है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार जो है इसका संबंध जो है निकाला जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हमें पता है, क्या पता है, म्यू जीरो अपान 4 पाई बराबर होता है, अभी अभी बताए थे कि 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मान होता है, ये तो आपको पता है। अगर यहाँ पर हम म्यू जीरो की वैल्यू देखें तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हमारा 4 पाई 10 की घाते ये गुणे में हो जाएगा 10 की घाते -7, ये हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसको रोक लीजिए, इधर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। और एक चीज और आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको पता है, अच्छे से पता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान जो होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालें तो ये चला जाएगा इधर। तो अगर हम एप्सिलॉन जीरो के हिसाब से देखते हैं, देखो ये हमारा बटे में है, ये हमारा ऊपर जाएगा, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1/एप्सिलॉन जीरो अगर लिखेंगे तो बराबर जाएगा 4 पाई और फिर गुणे 9 गुणे 10 की घाते 9, ये बन जाएगा। इसको थोड़ा और ठीक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो, इसको हम एप्सिलॉन जीरो के पदों में लेंगे तो ये बटा है, ये बटे में आ जाएगा 1/4 पाई, ये हो जाएगा और गुणे 9 और गुणे 10 की घाते 9 आ जाएगा। इसका मान जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये आपको यहां से जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी आपको एप्सिलॉन जीरो का मान इतना मिल गया और म्यू जीरो का मान इतना मिल गया और दोनों में संबंध बताना है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर, यानी इन दोनों को बगल बगल रख लीजिए, तो म्यू जीरो का मान है 4 पाई गुणे 10 की घाते -7 है और गुणे, अब इसका मान रखेंगे तो 1/4 पाई 9 गुणे 10 की घाते 9 हो जाएगा, यही तो आएगा। ये 4 पाई आराम से कट जाएगा। देखो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान जो होगा, देखो ये हमारा 9 गुणे 10 की घाते 9 नीचे बचा है, ये ऊपर से इसको भी नीचे कर लो, तो ये हमारा 1 आ जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 ऑलरेडी पहले ही है, और ये आएगा तो ये हमारा 10 की घाते -7 है तो 7 हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो हमारा 1 बन जाएगा 9 गुणे 10 की घाते और 9 7 16 आ जाएगा, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। 1/9 गुणे 10 की घाते 16 हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये हमारा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर ये जो वैल्यू मिला है इसका पूरे का वर्ग कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते, भाई 16 लिखा है तो 8 कर देंगे और इस पूरे का जो है वर्ग कर देंगे। और ये 3 गुणे 10 की घाते आप जानते हैं कि c बराबर होता है 3 गुणे 10 की घाते 8 होता है, तो ये c की वैल्यू है। तो यहाँ पर म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/c स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम c स्क्वायर बराबर निकालें, c स्क्वायर बराबर, तो भाई ये हमारा बटे में आ जाएगा 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। अगर हम c बराबर देखेंगे 1/√म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। अरे यहाँ का c वर्ग हटाओगे तो इसका अंडर रूट बन जाएगा इधर आकर के, तो c की वैल्यू जो है हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात की। तो म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो का मान जो हमें प्राप्त होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, आप इसको मान जो मिला है म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का जो संबंध होता है वो हमारा 1/c स्क्वायर होता है, यही संबंध स्थापित करता है। और इसके जब अगर हम इसका वैल्यू देखें तो हमारा जो वैल्यू मिलता है म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का, ये है यहाँ पर जो आपको वैल्यू देखने को मिल रहा है 1/9 गुणे 10 की घाते 16, ये मान जो है प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान पूछा जाता है, तो मान याद रखिएगा 1/9 गुणे 10 की घाते 16 होता है। या कभी कभी ऐसे भी इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो ये c बराबर होता है प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 की घात 8 होता है, तो यहाँ पर म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान 1/c स्क्वायर जो है प्राप्त होता है। अगर आप c की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर इतना जो है मिल जाता है। ये विकल्प में जो है आपके काफी पूछा गया है। समझ में आ गई बात।
तो इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा गया है वो है एम्पियर का परपथीय नियम। तो एम्पियर का परपथीय नियम का डेरिवेशन चलिए देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि किसी बंद परिपथ की सीमा, मान लीजिए हमारा कोई बंद परिपथ है, ये एक बंद परिपथ है, ये यहाँ पर y है और नीचे इसका, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मान लेते हैं, ये बिंदु P है और ये इसका केंद्र O है। तो सीधी सी बात है कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पृष्ठ धारा घिरे कुल धारा I का μ0 गुना होता है। यही जो है आपको सिद्ध करना है। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, समाकलन का निशान हो जाएगा और ये हमारा B हो और इस पर बार लगाएंगे इनटू डेल्टा L जो होगा ये बराबर μ0 और I की, यानी कहने वाला किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, यानी जो रेखा है, यानी जो रेखीय समाकलन होगा वो पृष्ठ धारा घिरे कुल धारा I का μ0 गुना होता है, μ0 गुना होता है। यही आपको जो है इसमें बताना है एम्पियर का परपथीय नियम में। तो चलिए एम्पियर का परपथीय नियम को हम इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उपपत्ति लिखेंगे। माना कागज के तल के लंबवत एक तार XY है, यानी कागज के तल के लंबवत हमारा ये जो तार है भाई, हमारा कागज का तल है और इस तल के लंबवत एक तार है हमारा XY है, इसको हम मान लेते हैं। तो केंद्र O से R मीटर की, केंद्र O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जो एक वृत्तीय पथ को प्रदर्शित करता है। भाई अगर हम केंद्र O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं तो अब ये जो है एक वृत्तीय पथ को जो है प्रदर्शित करता है। तो आगे बताएंगे कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, भाई हमारा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो μ0/4 पाई, भाई अभी हमने सिद्ध किया है μ0/2 पाई I/R। ये हमने जो है इससे पहले जो है चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो है ज्ञात किया था। अब हम चुंबकीय क्षेत्र B बार का रेखीय समाकलन, अब इसका हम रेखीय समाकलन कर देंगे तो ये हमारा समाकलन का निशान होगा और ये B बार हो जाएगा और डेल्टा L हो जाएगा बराबर, ये समाकलन का निशान बनाएंगे और B डेल्टा L हो और cos थीटा होगा। भाई ये हमारा देखो यहाँ पर आप जानते हैं बार A इंटू बार B जो होता है बराबर AB cos थीटा होता है, AB cos थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये बार B इंटू डेल्टा L जो होगा तो ये इंटीग्रेशन हमारा समाकलन का निशान होगा B डेल्टा L cos थीटा हो जाएगा। फिर इसको आप लिखेंगे, इंटीग्रेशन का निशान बनाएंगे और फिर बताएंगे B इंटू डेल्टा L बराबर ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा B डेल्टा L cos 0 होगा, चूंकि हम जानते हैं थीटा बराबर यहाँ पर 0 लिया जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन B बार इंटू डेल्टा L बार बराबर इंटीग्रेशन B और DL डेल्टा L हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान जो है 1 होता है। अब ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ लगाएंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन B बार इंटू डेल्टा L बार बराबर हो जाएगा, ये हमारा B बाहर हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन डेल्टा L, तो डेल्टा L की जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन डेल्टा L बराबर जो होता है 2 पाई R होगा, क्योंकि हमारा ये वृत्त है पूरा सर्किल बन रहा है तो सर्किल की परिधि हो जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन B बार इंटू डेल्टा L बार बराबर हो जाएगा B और इसकी वैल्यू जो है देखो यहाँ B है तो B की वैल्यू जो है हमें इतना है तो B की वैल्यू रख देंगे μ0/2 पाई और ये हमारा I हो जाएगा, नीचे R हो जाएगा और हमारा जो डेल्टा L की वैल्यू है वो 2 पाई R हो जाएगा। तो अब इसमें से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो इंटीग्रेट समाकलन आएगा B बार इंटू डेल्टा L बार बराबर ये हमारा μ0 हो जाएगा और I आ जाएगा। यही हमें जो है प्रूव करना था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना समझ में आया हो तो फिर से देख लेते हैं। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा I का μ0 गुना होता है, यही आपको बताना है। तो ये हमारा
समाकलन बी बार इंटू डेल्टा एल बार बराबर हो जाए म्यू जीरो आई, यही हमें निकालना है। तो हमने क्या माना कागज के तल के लंबवत एक तार एक्स वाई है, ये हमारा कागज का तल है, इसके लंबवत एक एक्स और वाई हमारा तार हो जाएगा। तो जीरो से यानी केंद्र से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जो एक वृत्तीय पथ को प्रदर्शित करता है, यानी ये जो है ये वृत्तीय पथ को जो है प्रदर्शित करता है। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब चूंकि सर्किल है तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा B बराबर म्यू 0.2 पाई आई आर, इसको अभी इससे पहले वाले वृत्त वाले में हमने जो है प्रूव किया। तो अब आराम से चुंबकीय क्षेत्र ये जो हमारा B है का रेखीय समाकलन करेंगे, यानी रेखीय समाकलन, ऊपर देखो रेखा बनाया गया, तो ये हमारा समाकलन का निशान होगा और रेखा बनाएंगे। और इन दोनों का भाई एक रेखीय A इंटू बी का अगर देखा जाए तो ए बी cos थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू इतना आ जाएगा। तो ये हमारा जो होगा इसको और ठीक करेंगे तो थीटा बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हमारा वैल्यू इतना आ जाएगा। अब चूंकि समाकलन हम b का ना करके डेल्टा एल का करेंगे, तो डेल्टा एल अल्पखंड की लंबाई है, तो जब हम पूरे वृत्त की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, चूंकि वृत्त की परिधि हमारा 2 पाई आर होता है। तो और b की वैल्यू जो है यहाँ पर ये इतना लिखा है, इसको हम पूरा नोट कर लेंगे और ये डेल्टा एल की वैल्यू इतना रख देंगे, रखने के बाद जो कटने वाला है काट देंगे, तो ये हमारा समाकलन b इंटू डेल्टा एल बार जो होगा म्यू 0 आई जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी खूब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही पूछा जाता है। हमारा जो क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, यानी दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक है, एक PQ है दूसरा RS है, और इनके दोनों चालकों के बीच की दूरी जो है हमारा R है, और एक प्रथम चालक यानी PQ में I1 धारा प्रवाहित की जा रही है तथा RS में I2 धारा प्रवाहित की जा रही है। यही हमने लिखा है कि माना PQ तथा RS दो समांतर धारावाही चालक हैं जिनमें I1 व I2 धारा बह रही है तथा इनके बीच की दूरी R है। इतना समझ में आ गया। चलो और आगे चलते हैं। अब आप जान रहे हैं जो प्रथम हमारा PQ धारावाही चालक है भाई, इसके कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो R2 पर RS पर लगेगा और RS द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो PQ पर जो है दर्शाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि PQ के कारण तार भाई PQ के कारण तार RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये मान ले कि कहीं किसी बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो अब चूंकि प्रथम तार पर है तो B1 बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, भाई यहाँ पर जो लिखा जाएगा म्यू 0/2 पाई। अब चूंकि I1 होगा और ये R हो जाएगा, ये B1 प्रथम चुंबकीय क्षेत्र होगा। माना RS को प्रति लंबाई L पर लगने वाला बल, भाई हमारा जो RS है भाई PQ द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो RS पर बल लगेगा, तो जो हमारा बल होगा F बराबर ये हो जाएगा I2BL sin थीटा हो जाएगा। भाई I2BL IBL sin थीटा होता ही है, तो ये हमारा I2BL sin थीटा हो जाएगा, यह लंबाई पर और थीटा जाके और चुंबकीय क्षेत्र होगा और ये I2 हो जाएगा। ठीक, अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री रख ले तो हमारा F बराबर ये हमारा I2 रहेगा और B की वैल्यू ये उठा के रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0/2 पाई और ये I1 हो जाएगा और नीचे R और यहाँ पर गुणे L हो जाएगा और sin 90 का मान 1 हो जाएगा। इस L को अगर इधर ले आए तो F/L बराबर हो जाए भाई म्यू 0/2 पाई रहेगा ही रहेगा और ये हमारा I1 इंटू I2/R हो जाए, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर म्यू 0/2 पाई रहेगा ही रहेगा, I1 I2/R हो जाएगा और इसको यहाँ पर L जो है भाई यहाँ पर L जो है लिखा जा सकता है, ये L यहाँ आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो हमारा L है ये A का है, मतलब एकांक लंबाई का है, तो यहाँ पर F बराबर जो मिल जाएगा म्यू 0/2 पाई I1 I2/R, ये जो है धारावाही चालक पर लगने वाले बल का जो है सूत्र मिल जाएगा, यानी F बराबर म्यू 0/2 पाई I1 I2/R जो है मिल
जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले B1 पर जो हमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा μ0/2 पाई I1 R हो जाएगा, I1/R हो जाएगा। तो अब चूंकि RS जो हमारा लंबाई वाला तार है, इसके अगर हम L लंबाई पर बल की बात करें, अरे पूरा तार बहुत बड़ा होगा तो L लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ पर I2BL sin थीटा हो जाएगा, इस पर जो बल लगेगा। अब चूंकि थीटा बराबर 90 तो sin 90 का मान 1 होता है। तो अब यहाँ B जो हमने निकाला है इसको उठा के रख देंगे, तो रखने के बाद ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। इसको ठीक करेंगे इस तरीके से, मान लिए कि जो हमारा लंबाई का चालक है एकांक है एक मान लिए, तो एक मान लेंगे F बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब एग्जाम में नंबर लगा के पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालना है। स्थितिज ऊर्जा यूं ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि माना n द्विध्रुव आघूर्ण वाला कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, यानी एक हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण m है। और आगे कहा गया चुंबकीय द्विध्रुव क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा है। कहां पर रखा गया है? वो थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो देखो जो थीटा कोण पर रखा है तो उस पर जो बल आघूर्ण टाउ होगा, टाउ बराबर mb sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाउ बराबर mb sin थीटा। ये हमारा जो है टाउ का मान जो है आघूर्ण का मान मिल जाएगा। अब आप लिख सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव को डेल्टा थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, भाई जो हमारा कार्य हो तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा डेल्टा W बराबर हो जाएगा भाई टाउ का मान जो है m है, b है और फिर साइन थीटा है, और ये हमारा डेल्टा थीटा हो जाएगा। आगे लिख सकते हैं कि द्विध्रुव के θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, भाई θ1 से θ2 तक मान लीजिए हम विस्थापित कर रहे हैं, तो ये हमारा W जो होगा भाई ये इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये θ2 होगा, ये θ1 होगा, और ये हमारा dW डेल्टा W हो जाएगा। इसको और ठीक करेंगे तो ये W इंटीग्रेशन लगाएंगे θ2 θ1, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर mb sin थीटा इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। ये हमारा जो W बराबर मिल जाएगा, mb बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन θ2 θ1 हो, और बचेगा हमारा sin थीटा इंटू डेल्टा थीटा। एक चीज जानते हैं कि sin थीटा इंटू डेल्टा थीटा बराबर जो होगा माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर W बराबर mb और ब्रैकेट में माइनस cos थीटा हो जाएगा, ये θ2 θ1 रहेगा, ये माइनस बाहर करेंगे तो W बराबर माइनस mb और फिर cos थीटा हो जाएगा θ2 θ1। इसको हम लिख सकते हैं W बराबर माइनस mb, ये हमारा हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos θ1 हो जाएगा। भाई यहाँ से यहाँ तक है, भाई यहाँ θ2 से θ1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको और ठीक करेंगे तो माइनस अंदर ले जाएंगे, तो ये हमारा mb cos θ2, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस cos θ1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये माइनस रहेगा, भाई माइनस जब यहाँ पर भी रहेगा यहाँ पर भी रहेगा। आप इसको और ठीक करेंगे W बराबर, इसको लिख सकते हैं mb और ये प्लस वाला पहले लिख दीजिए cos थीटा और माइनस ये cos θ1 होगा और ये cos θ2 हो जाएगा। अब आप इसी को ले सकते हैं, चूंकि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। भाई जो कार्य कर रहे हो यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाएगा। तो हम U बराबर लिख सकते हैं, इसी को उठा के लिख देंगे mb, ये हमारा हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। यही जो है हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। देखिए आप जानते हैं कि माना m हमारा एक चुंबकीय द्विध्रुव है और जो चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा है, तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण टाउ बराबर होगा mb sin थीटा होगा। क्या होगा? mb sin थीटा। m हमारा जो है चुंबकीय द्विध्रुव हो जाएगा
और भी जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और थीटा कोण पर रखा है, इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव को डेल्टा थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, मान लीजिए पहले कोई थीटा था उसको थोड़ा और विस्थापित किया गया तो दो थीटा कोण बना, तो उसको हम डेल्टा थीटा मान लेते हैं। तो डेल्टा थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य हमारा जो होगा, ये हमारा किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा थीटा तक विस्थापित किया हो तो डेल्टा डब्ल्यू मानेंगे। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर टाउ गुणे डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा ये टाउ का मान जो यहाँ पर है इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर एम बी साइन थीटा और ये डेल्टा थीटा रहेगा ही रहेगा। अब द्विध्रुव के थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो कुल कार्य कितना होगा, तो W बराबर थीटा 2 थीटा 1 इंटीग्रेशन का निशान हो जाएगा और डेल्टा W अगर हम W निकाले तो ये हमारा जो है भाई डेल्टा W का मान यहाँ का उठा के रख देंगे, तो ये हमारा एम बी साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। अब W बराबर इस एम बी को बाहर कर लेंगे तो ये हमारा साइन थीटा और थीटा अंदर आ जाएगा, ये थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक रहेगा। एक चीज आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा होता है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा इंटू थीटा लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं एम बी माइनस कास थीटा और थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक रहेगा। तो ये W बराबर, अब इसको माइनस बाहर करेंगे तो माइनस एम बी कॉस थीटा थीटा 2 अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 2 और ये थीटा 1 हो जाएगा। लो ये अपर है ये लोअर है। अब यहाँ पर W बराबर ये माइनस एम बी, आप इसको बाई थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक है तो इसी को आप लिखेंगे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 हो जाएगा। अब इसमें माइनस से इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो W बराबर एम बी ये हो जाएगा माइनस cos थीटा 2 और ये प्लस cos थीटा 1 हो जाएगा। जो प्लस में लिखा है इसको पहले लिख देते हैं इसको बाद में, तो W बराबर एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब चूंकि ये जो कार्य किया गया है यही किया गया कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर एम बी, यहाँ पर यह आपका U बराबर स्थितिज ऊर्जा को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U बराबर एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा होता है जो इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस लेसन के बनते थे लगभग हमने जो है जिक्र कर लिया है। मान लीजिए कोई टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि छूट गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम जो है उसका वीडियो का लिंक दे देंगे, यानी पूरा प्लेलिस्ट डाल देंगे, उसमें आपको जो वीडियो लगता है कि छूट गया है उसको आप देख लीजिएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।